अनुवाद कैसे सीखें, अनुवाद कैसे प्रारंभ करें। क्योंकि अक्सर ये होता है कि अनुवाद तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे किसी ने लिख दिया बालकः मित्राय धनम ददाति, और लंबा वाक्य बोल सकता है जैसे मंदिरे बालकः मित्राय धनम ददाति। उसी प्रकार और भी लंबा वाक्य हो सकता है मंदिरे बालकः मित्राय हस्तेन धनम ददाति। तो वाक्यों का अनुवाद का अंत नहीं है, अनंत है। परंतु फिर भी प्रारंभ में हम लोग कैसे अनुवाद लिखें ताकि अनुवाद बिल्कुल सरल रहे और हम आसानी से अनुवाद लिख सकें। तो मैं बता दूं, सभी जगह जो मैंने अनुभव किया है, अनुवाद के 3 भेद हम कर सकते हैं जिनके आधार पर हम अनुवाद लिखना प्रारंभ कर सकते हैं। तो अनुवाद लिखने के लिए सबसे पहला जो नियम है, हमें पुरुष का पता होना चाहिए, यानी पुरुष विचार का पता होना चाहिए। पीछे की वीडियोस में मैं पुरुषों को समझा चुका हूँ, पुरुष विचार को बता चुका हूँ, संस्कृत में कैसे प्रयोग होते हैं, और वचन के बारे में बता चुका हूँ, और लकार के बारे में भी बता चुका हूँ। तो अभी मैं बताऊँगा आपको आज इस पार्ट में कि हम लोग पहले अनुवाद में कैसे प्रारंभ करें कि हमारा अनुवाद सही हो। तो पहले हम लोग 2 चीज़ें करेंगे, पुरुष और क्रिया। क्रिया से मतलब है लकार, यानी पुरुष और लकार का मेल से अनुवाद कैसे बनते हैं वह प्रारंभ करते हैं। तो आज का विषय है अनुवाद। अनुवाद में भी पुरुष और लकार, ठीक है, इनके आधार पर देखते हैं किस प्रकार से संस्कृत में अनुवाद किया जा सकता है। तो इस सीरीज में या पहला पड़ाव है, पहला भाग है अनुवाद का। तो चलिए आज देखते हैं अनुवाद का प्रथम भाग। इस चैनल का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि देश में संस्कृत के प्रति प्रेम बढ़े, और क्योंकि जैसे कि हम सबको पता है संस्कृत में ही हमारी सभ्यता और संस्कृति और संस्कार निहित होते हैं। तो उसके लिए संस्कृत भाषा सीखना बहुत जरूरी है, और हम चाहते हैं संस्कृत भाषा देश और विदेश हर जगह बहुत सरलता से समझी जाए। आगे बढ़ते हैं। इस चैनल की जो आज की वीडियो है वह है अनुवाद। आप सबको पता है माँ सरस्वती का आशीर्वाद से हम सभी ट्रांसलेशन जिसे कहते हैं, अनुवाद थोड़ा न थोड़ा करते ही रहते हैं। परंतु अनुवाद की दृष्टि से भी देखा जाए तो संस्कृत अनुवाद बहुत सरल है। बस आज से पहले कभी किसी ने इस तरीके संस्कृत अनुवाद को बताया नहीं। तो आज मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से अनुवाद के बारे में बताऊंगा, और हम सब लोग देखेंगे अनुवाद को करते कैसे। बहुत ही सरल तरीका है। यहाँ भी देखिए, अनुवाद का आज मैं प्रथम भाग स्टार्ट करने वाला हूँ। प्रथम भाग का मतलब है अनुवाद की 3 प्रकार की विधियां होती हैं, यानी 3 प्रकार के भाग इसके आएंगे अनुवाद के। तो आज मैं प्रथम भाग की बात करता हूँ। प्रथम भाग में क्या है, क्या क्या चीजें होती हैं, तो नोटबुक निकालिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। तो अनुवाद के प्रथम भाग में आप, जैसे कि मैं बताऊं, बहुत सारी पुस्तकालयों में भी आप जाएंगे, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ेंगे, उसके बावजूद भी आपको अनुवाद आने में परेशानी होगी। तो इस वीडियोस में आज मैं आपके सामने अनुवाद का बहुत ही सरल माध्यम लेकर आया हूँ। सबसे पहले अनुवाद की परिभाषा देखते हैं, क्या है अनुवाद। अनुवाद की परिभाषा में आप ये समझ जाइए, अनुवाद जब हम हिंदी भाषा या इंग्लिश में लिखे किसी भी वाक्य को संस्कृत भाषा में लिखते हैं तो उसे अनुवाद कहते हैं। यह अनुवाद जो है, सीधी सी बात है, कोई भी भाषा का हम संस्कृत में भाषा रूपांतरण करना ही अनुवाद कहलाता है। तो देखते हैं, इंग्लिश हो या हिंदी हो या कोई भी भाषा, उसका संस्कृत में अनुवाद कैसे करें। तो उसकी कुछ विधियां हैं, तो वे विधियों को ही हमने नियम में बनाया है। और ये जो नियम है, मैं सच बता रहा हूँ आप सभी को, ये नियम एक दिन में नहीं बने हैं, बहुत अनुसंधान करके, बहुत सारा ढूंढने के बाद ये नियम आए हैं। चलिए इन नियमों को ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। पहले ये नियम क्या क्या हैं। अनुवाद करने के लिए विशेष नियम है। ये नियम ही मैं 3 भाग में लेके आऊंगा। पहला नियम, अनुवाद करने के लिए हमें सबसे पहले कर्ता क्रिया का मिलान करना आना चाहिए। अतः हमें पुरुष विचार और सभी लकारों के बारे में पता होना चाहिए। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ जो बताना चाह रहा हूँ, पुरुष विचार और सभी लकार, ठीक है, पुरुष विचार और सभी लकारों के बारे में हमें पता होना चाहिए। जब हमें ये चीज पता लग जाएगी, तब दूसरा भाग क्या आता है, हमें 2 से अधिक शब्दों का वाक्य बनाना हो तो हमें विभक्ति के बारे में पता होना चाहिए। अतः हमें कारकों के बारे में पता होना, यानी
दो बातें, विभक्ति एवं कारक प्रयोग हमें आना चाहिए, यानी दो शब्दों के अनुवाद में। आगे है, ये सब कुछ जानने के बाद भी कई बार हमारे अनुवाद गलत हो जाते हैं। सही बात है भाई, लैंग्वेज है और बहुत आसान तो है नहीं, गलतियां सबसे होती हैं, परंतु गलतियों से डरना नहीं है, गलतियों से कुछ सीखना है, लगातार कोशिश करती रहनी है हम लोगों को, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जब अनुवाद गलत हो जाता है, ऐसा ना हो इसके लिए हमें उपपद विभक्ति का आना अत्यंत आवश्यक है। तो भाई सब ध्यान से लिख लो नोटबुक पे, अनुवाद के लिए हमें कुछ चीजों का पता होना चाहिए। तो आज हम प्रथम भाग में क्या चर्चा करेंगे, पुरुष विचार और लकार। इसी प्रकार जब अनुवाद का दूसरा भाग आएगा तो उसमें हम लोग किस चीज का अभ्यास करेंगे, कारक और विभक्ति। इसी प्रकार जब अनुवाद का तीसरा भाग आएगा तो हम किस चीज का अभ्यास करेंगे, जी हाँ, उपपद विभक्ति का। इन तीनों दृष्टियों से यदि हम वाक्यों को देखते हैं तो हमारा संस्कृत अनुवाद कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं आज का प्रथम भाग जो है उसकी ओर। तो प्रथम भाग में सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं पुरुष विचार, क्योंकि मैंने अभी कहा था पुरुष और लकार दोनों चीजों को देखना है प्रथम भाग में। तो आखिर ये पुरुष होते क्या हैं, पुरुष कहते किसे हैं, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। पुरुष विचार को देखिए, पुरुषों और वचनों का होना। पुरुष विचार क्या होता है, जहां पुरुष हो और वचन हो। अब भाई ये पुरुष क्या है और ये वचन क्या होते हैं संस्कृत में, इसको देखते हैं ध्यान से। तो यहाँ देखिए, पुरुष किसे कहते हैं, पहले पुरुष को मैं आपको बता रहा हूं पुरुष क्या होते हैं, यहाँ हम लोग ध्यान से देखते हैं। पुरुष अर्थात वाक्यों के वक्ता। पुरुष यानी तीन होते हैं, देखो ध्यान से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। तो उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, वाक्य के वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं। ध्यान से समझा जाए तो वाक्य जिस व्यक्ति द्वारा बोला जाए उसी को उत्तम पुरुष कहते हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, अर्थात वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं। श्रोता, श्रोता को मध्यम पुरुष कहते हैं, अर्थात जो व्यक्ति वक्ता द्वारा बोली गई बात को सुन रहा हो उसी को मध्यम पुरुष कहते हैं। तो संस्कृत प्रेमियों और सभी बच्चों, आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं, वाक्य में जब वक्ता और श्रोता के अलावा किसी अन्य दूसरे व्यक्ति के बारे में बात की जा रही हो तो उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। तो उम्मीद है आप प्रथम पुरुष समझ गए होंगे, बहुत आसान है। पुरुष मतलब बोलने वाला हो गया उत्तम पुरुष, सुनने वाला हो गया मध्यम पुरुष, और अन्य जो भी बातें हो रही है वो सारी हो गई प्रथम पुरुष। अब देखिए, पुरुष को तो समझ लिया, वचन क्या है भाई संस्कृत में, देखते हैं इन वचनों को भी बहुत आराम से कर सकते हैं हम लोग। वचन देखिए ध्यान से, जैसे हिंदी में दो वचन होते हैं ना, वैसे ही संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। भाई एक वचन कैसे समझे हम कि एक वचन किसे कहते हैं, यहाँ पढ़ लीजिए आप, जब कोई मात्रा एक से अधिक ना होकर एक ही हो तो उसे एक वचन में गिना जाता है। उसी प्रकार द्विवचन का मतलब क्या है, जब कोई मात्रा दो से अधिक ना होकर दो ही हो तो उसे द्विवचन में गिना जाता है। उसी प्रकार बहुवचन में जब कोई मात्रा तीन या तीन से अधिक होती है तो उसे बहुवचन में गिना जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को वचन का और पुरुष का पता लग गया होगा। अब बारी है अगले स्टेप के ऊपर जो कि हम बता रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से, ये कर्ता। कर्ता आखिर क्या होता है संस्कृत में, अब देखिए ध्यान से, यहाँ मैं बहुत महत्वपूर्ण चीजें बता रहा हूं। आखिर कर्ता क्या है, ये प्रश्न सबके मन में उठता है, कर्ता, क्योंकि पहली सीढ़ी हमारी कर्ता है। तो आज कर्ता पे चर्चा करते हैं। आखिर कर्ता तीन प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब मुझसे ये मत पूछना कि प्रथम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है, उत्तम पुरुष क्या होता है, इसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं अभी जस्ट। तो प्रथम पुरुष के भी तीन वचन होते हैं, जैसे हमने अभी वचन बताया, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मैं आपको सबसे सरल माध्यम बताऊं ना, बहुत आसानी है, आप देख लीजिए। इन भाई 6 शब्द को छोड़ के देखिए, ये तीन जो शब्द हैं, सिर्फ त्वम, युवाम और यूयम और अहम, आवाम और वयम, इन 6 शब्द को छोड़कर सारे शब्द कहूं, संज्ञा हो या सर्वनाम हो, सब के सब यदि मैं कहूं प्रथम पुरुष हैं तो आपको यकीन होगा, जी हाँ, यकीन करना ही पड़ेगा, क्योंकि मध्यम पुरुष के सिर्फ 3 शब्द हैं, त्वम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष के भी 3 ही शब्द हैं, अहम, आवाम, वयम। और ये तीनों शब्द नहीं है, सीधी सी बात बताऊं ना, इन तीनों का आप सर्वनाम कह लीजिए। अस्मद के भी सिर्फ 3, यानी अहम, आवाम, वयम। उसके अलावा जो बाकी शब्द रूप है ना, वो सब आपके प्रथम पुरुष में ही प्रयोग होंगे। उसी प्रकार मध्यम पुरुष के त्वम, युवाम, यूयम, बस, बाकी त्वाम, तेन सब प्रथम पुरुष हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 6 शब्द छोड़ के सारे शब्द को आप आंख बंद करके प्रथम पुरुष में बना दीजिए। अब
देखिए एक बहुत ही स्पेशल चीज बता रहा हूं। अब हमने कर्ता समझ लिए, पहले कर्ता कौन कौन से होते हैं, 3, ठीक है, वो 3 अब लकार की बारी थी। भैया ये लकार क्या चीज है, बड़े सोचना पड़ेगा यार। ये लकार ही तो है जिससे संस्कृत अनुवाद बहुत आसानी से बन जाते हैं। आप लोग भी ट्राई कीजिए, खेल खेल में आप लोग सीख सकते हैं। लकार, यहाँ देख लीजिए, पहली बात देख लीजिए ध्यान से, धातु और लकार क्या होते हैं। पहले सबसे पहले जैसे हिंदी में किसी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं, वैसे ही संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। यहाँ इस चीज को समझना बहुत जरूरी भाई। देखो हिंदी में हम कोई काम करते हैं, जैसे हंसना, लिखना, बोलना, खेलना, उसी को संस्कृत में क्रिया कह देते हैं। यानी संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं, आप हिंदी में क्रिया ही कहते हैं और संस्कृत में धातु कहते हैं। सिंपल है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे हिंदी में किसी काम के करने या होने के समय को काल कहते हैं ना, वैसे ही संस्कृत में काल को लकार कहते हैं, काल को लकार कहते हैं। उम्मीद है आपको याद हो गए दोनों चरण, धातु और लकार। अर्थात लकार का मतलब उसका समय, यानी वो भूतकाल की बात कह रहा है या वर्तमान काल की बात कह रहा है, भविष्य काल की बात कह रहा है। काल मतलब लकार, सीधी बात समझो, और क्रियाएं मतलब धातु। तो आप इन दोनों स्टेप्स को अच्छे समझ गए होंगे और आपको कोई भी शंका नहीं होगी। आगे देखते हैं आप। अब एक धातु और लकार होने के बाद अब जो हमें अनुवाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो लकार है। क्यों? धातु तो हमें पता लग गई, क्रिया को कहते हैं। अब हम 5 जगह ये संस्कृत की क्रियाएं यूज होती हैं। यदि हमने ये सीख लिया तो पूरा अनुवाद सीख लिया। ध्यान से देख लीजिए, लट लकार को ही हिंदी भाषा में वर्तमान काल कहते हैं, और लिट लकार को ही हिंदी भाषा में भविष्य काल कहते हैं, भविष्यत काल कहते हैं, और लंग लकार को ही हिंदी भाषा में भूतकाल कहते हैं, और लोट लकार को ही आज्ञा देना कहते हैं, और विधि लिंग लकार को ही प्रार्थना करना कहते हैं। तो सिंपल है, आप बंद करके याद कर लीजिए, लट, लिट, लंग, लोट और विधिलिंग, ये 5 ही लकार संस्कृत में अनुवाद के लिए प्रयोग होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद जो हम लोगों ने दिन रात मेहनत करके बनाई है, देखिए इस बच्चे की तरह। चलो हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते हैं प्रथम बार। वेरी एक्साइटेड, आप सभी लोग बहुत ही जिज्ञासु होंगे कि भाई हम अनुवाद कैसे बना सकते हैं। बहुत सरल है, आप इसके साथ बने रहिए, वीडियोस के साथ आप आराम सीख जाएंगे। अब यहाँ ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ मैं बता रहा हूं आपको लट लकार के बारे में। पहले देखिए ध्यान से, हमें पुरुष पता लग गया, हमें कर्ता पता लग गया। अब सिर्फ क्रियाओं में चेंज करते जाएंगे और हमारे अनुवाद बनते जाएंगे। देखिए लट लकार वर्तमान काल, संस्कृत में वर्तमान काल यानी जो समय चल रहा होता है उसे बताने के लिए लट लकार का प्रयोग होता है। अब यहां नियम देख लीजिए भाई, पुरुष मैंने आपको बता दिया, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और कर्ता के बारे में बता चुका हूं। अब जो भी क्रियाएं हो उनके पीछे आप ये ती लगा दीजिए, तह लगा दीजिए, अंति लगा दीजिए, सी लगा दीजिए, था लगा दीजिए, आमी लगा दीजिए, आवा लगा दीजिए, आमा। हो गया अनुवाद। कहेंगे कैसे? मान लीजिए मैं एक पढ़ना धातु ले रहा हूं, पढ़ने के लिए पठ धातु होता है ना, क्या कहा था, क्रिया को ही धातु कहते हैं संस्कृत में। तो अब क्रिया है हमारी पठ यानी धातु, ठीक है। अब पठ में यदि मैंने ती लगा दिया तो पठती हो गया, तो पठ में उसे तह लगा दे पठता हो गया, पठ में ही अंति लगा दे पठंती हो गया। आपको पता है ना, प्रथम पुरुष अर्थात सारे संज्ञा सर्वनाम शब्द, बस वो एक वचन में भी करता है तो एक वचन में ही क्रिया होगी। मान लो शब्द है आपका बालक, एक वचन का बालक, पठ में क्या आएगी, एक वचन की ही क्रिया आएगी। तो पठ में कौन सी प्रत्यय लगाएंगे? जी हाँ, सही पहचाना, पठ में हम लोग ती लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पठती। तो वाक्य क्या होगा, बालकः पठति, उसका हिंदी क्या होगा, बालक पढ़ता है। उसी प्रकार यदि मान लो मध्यम पुरुष में त्वम शब्द है, त्वम में हमने पठ धातु ले लिया, ठीक है। अब उस धातु में यानी धातु में ही हम लोगों ने प्रत्यय लगाया वर्तमान काल का। वर्तमान काल का क्या प्रत्यय, सी, मध्यम पुरुष में सी, तो त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। बहुत सुंदर। इसी प्रकार आमी, यदि मान लो उत्तम पुरुष है अहम, मान लो पठ, आमी जोड़ दिया, पठामी, मैं पढ़ता हूं। अब पढ़ता हूं, पढ़ता है इत्यादि शब्द हमारे किस वजह से आया, क्योंकि लट लकार के प्रत्यय हैं। तो हमें ये याद कर लेने चाहिए। अब देखिए इसका रूप देख लीजिए आप ध्यान से, यानी उदाहरण के साथ बता रहा हूं मैं। अब मान लो मैंने पठ प्रयोग किया तो पठती, पठता, पठंती। ध्यान दीजिए, यदि कर्ता प्रथम पुरुष का है, आपका प्रथम पुरुष का कर्ता है और यदि वचन एक वचन है तो ती ही लगेगा, यदि द्विवचन है तो तह लगेगा, और बहुवचन है तो अंति लगेगा। और जब क्रिया इसमें जुड़ती है, पठ तो पठती, पठतः, पठंती, यानी क्रिया को हम क्या कहते हैं, जैसा हमने पीछे समझा था, धातु कहते हैं, ठीक है। आप समझ गए, यानी धातु पठ लगाया, ती लगाया तो पठती, और इसका कर्ता कोई भी संज्ञा सर्वनाम शब्द हो सकता है, बस वह त्वम युवाम यूयम और अहम आवाम वयम नहीं हो और संख्या में एक हो।
तो इसका कर्ता बन जाएगा। चाहे बालक हो या बालिका हो, राम हो, राधा हो, सीता हो, गीता, कोई भी शब्द हो, संज्ञा हो बस या सर्वनाम हो, वो सब आपका प्रथम पुरुष माना जाएगा। परंतु मध्यम पुरुष में 3 ही शब्द हैं, त्वम एक वचन के लिए, द्विवचन के लिए युवाम और बहुवचन के लिए यूयम। उसी प्रकार उत्तम पुरुष में भी पता होगा, अहम, आवाम, वयम। तो आपने बहुत सरलता से सीख लिया। कुछ वाक्यों का अभ्यास करते हैं, देखते हैं इसके अलावा आपको भी कुछ अभ्यास करने हैं। मैं कुछ सिखा देता हूं, तो नोटबुक में लिखना स्टार्ट कीजिए। आपको लिखना है अहम लिखामी। मैंने एक वाक्य बनाया, इसके हिंदी में होगा मैं लिखता हूं या लिखती हूं। मैं एक वाक्य देता हूं, मैं खेलता हूं। आप संस्कृत बना के कमेंट कीजिएगा जरूर, ठीक है। उसी प्रकार मैं एक अगला शब्द में दिखाया आपको, यूयम क्रीडथ। यूयम क्रीडथ, इसका क्या, तुम सब खेलते हो। आपको भी एक अभ्यास के लिए मैं दे रहा हूं, आप भी बनाइए। मैं बोलता हूं तुम सब हंसते हो, बनाओ संस्कृत और कमेंट में जल्दी कीजिए ताकि मैं भी देख पाऊं किन लोगों को संस्कृत समझ में आ रही है और अनुवाद करना किस किसने प्रारंभ कर दिया। उसी प्रकार रमना हंसती, रमन हंसता है। और मैं आपको वाक्य दे दूं रमन खेलता है, तो क्या होगा, सोचिए और बनाओ और कमेंट कीजिए जल्दी, ठीक है। तो ये तो बात होगी वर्तमान काल की। अब हम लोग बात करते हैं लिट लगा, क्या पढ़ा था हमने स्टार्टिंग में, भविष्य काल। जी हाँ, अब इसका देखते हैं कैसे बनता है। या देखिए, लिट लकार भविष्य काल। संस्कृत में भविष्य काल यानी जो समय आने वाला है उसे बताने के लिए लिट लकार का प्रयोग होता है। आप समझ गएंगे, लिट लकार का भविष्य काल। उसके सहायक जो नियम है या जो प्रत्यय लगेंगे उनकी धातुओं के साथ, वो ये है। देखो, कर्ता कभी चेंज नहीं होते, चाहे कोई भी आपका काल हो, कोई भी लकार हो, कर्ता कभी चेंज नहीं होगा, कर्ता सेम रहेगा। अहम अहम ही रहेगा भैया, उसको भूत भविष्य वर्तमान से कोई फर्क नहीं पड़ना। त्वम ही रहेगा, उसको भूत भविष्य वर्तमान से कोई फर्क नहीं पड़ना। सिर्फ बदलेगी तो बदलेगी क्या, धातुओं में वो प्रत्यय चेंज होंगे। वो प्रत्यय वर्तमान काल के होंगे, भविष्य काल के होंगे और किसी भी काल के होंगे, बस प्रत्यय ही चेंज होंगे, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता अनुवाद में, ठीक है। अब यहाँ देखिए, मैं नियम बना रहा हूं। प्रथम पुरुष का नियम क्या है, सभी धातुओं के साथ इष्यति लगा दीजिए, इष्यतः इष्यन्ति, प्रारंभिक स्तर पे। और विशेष के लिए आपने पढ़ाई होगा ड्रैगन धातु, जो कि मैं आपको पहले ही धातु रूप में बता चुका हूं विशेष धातुओं पर, ठीक है। तो यहाँ सामान्य की बात हो रही है। तो अब पट में मैंने इष्यति जोड़ दिया तो पठिष्यति हो जाएगा। उस हंसने में हंस में इष्यति तो हंसिष्यति हो जाएगा। चल में इष्यति जोड़ दिया तो चलिष्यति हो जाएगा। अब प्रथम पुरुष पता ही है, अब ये मत बोलना कि राम प्रथम पुरुष है या घनश्याम या गणेश या शिव। आई थिंक सभी प्रथम पुरुष हैं, ठीक है। बस वचन देख लीजिए आप, एक वचन है या द्विवचन या बहुवचन। और ये भी मत बोलना राधा, सीता, गीता, मीता, लतिका ये कौन से पुरुष हैं। जैसा मैंने बता दिया, सिर्फ त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम छोड़ के सभी भैया प्रथम पुरुष हैं। सिर्फ उनकी संख्या आप काउंट कर लेना, ठीक है। तो अब उम्मीद है आपने इसके ग्रुप बना लिए होंगे और ये नियम अच्छे से आपने समझ लिया होगा, क्योंकि सिर्फ आपको क्या करना है, जो धातु है अर्थात जो क्रिया है, वो खा रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है, उसी को हम धातु कहते हैं। इसके आगे वो धातु जोड़ दीजिए। मैंने हंस जोड़ दिया तो हंसिष्यति हो जाएगा, पट पठिष्यति, इसी बार चल चलिष्यति। तो आप उम्मीद है मुझे बना लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे इसका कुछ हम लोग उदाहरण देखते हैं। पहले तो देखो कैसे बनेगा। पट जोड़ने से पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यत। तो आप इस प्रकार से अनेक धातुओं का प्रयोग करके अनेक रूप बना सकते हैं। तो नियम आपको उदाहरण पता लग गया होगा। अब हम लोग कुछ देखते हैं स्पेशल इसके वाक्य। वयम खादिष्यामः, हम सब खाएंगे। एक आपके लिए वाक्य दे रहा हूं, कमेंट में आंसर करना। मैं पूछ रहा हूं हम सब जाएंगे की संस्कृत बनाइए, हम सब जाएंगे। देखते हैं किसका सही आंसर होता है। उसी प्रकार त्वम पठिष्यसि, तुम पढ़ोगे। एक आपके लिए प्रश्न दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं तुम लिखोगे। सोचिए क्या होगा संस्कृत, आंसर कीजिए कमेंट्स में। बालिका चलिष्यन्ति, बालिकाएं चलेंगी। आपके लिए एक प्रश्न मैं यहाँ पे भी दे रहा हूं, बालिकाएं खेलेंगी। सोचिए क्या होगा और उत्तर दीजिएगा। अब इसके बाद जो है हमारा अगला लकार है लंग लकार। जैसे आपको पता है लंग लकार को भूतकाल कहते हैं और देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। लंग लकार भूतकाल,
संस्कृत में भूतकाल यानी बीते हुए समय को बताने के लिए लंग लकार का प्रयोग होता है। लंग लकार में हम धातु से पहले अ लगाते हैं, जैसे अ धातु प्लस प्रत्यय। इसको ध्यान से देख लीजिए, समझना बहुत जरूरी है। ये जो आपको ज्यादा चमकदार जो वर्ड्स दिख रहा है अ, हमेशा भूतकाल में धातु के आगे अ लगा दीजिए और पीछे प्रत्यय लगा दीजिए। बहुत सरल है। जैसे मान लो मैंने वो बोलना है अ पठत, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ जो है अ लगा दूंगा, अ पठ, और पीछे त। हस, अ लगा दो, अ हसत। लिख, तो अ लिख, अ लिखत। चल, अ चलत। सिंपल है, सभी धातुओं के अ लगा दीजिए। यानी जहां जहां भूत है वहां वहां अ डाल दो, जहां जहां पास्ट टेंस की बात है वहां वहां धातु का अ लगा। पहले ही भैया 1 किलो लड्डू चढ़ा दो, वो धातु आपको कुछ नहीं कहेगा, वो लकार आपको कुछ नहीं कहेगा। सिर्फ क्या करना है भूतकाल में, 1 किलो लड्डू अर्थात इसके आगे अ लगा दो धातु के आगे। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से भूतकाल बनाना है। बस आपको प्रत्यय याद होने चाहिए पीछे क्या लगते, त ताम न, विसर्ग तम त, म आव आम। परंतु पुरुष का ध्यान रखना, मध्यम पुरुष त्वम युवाम यूयम ही है और उत्तम पुरुष अहम आवाम वयम ही है। तो उम्मीद है मुझे आपको ये चीज बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको इसका उदाहरण दे रहा हूं, देखते हैं उदाहरण किस किस को समझ में आ रहे हैं। ध्यान से देखिए आप उदाहरण। प्रथम पुरुष में है अपठक अपठताम अपठन, अपठ अपठतम अपठत, अपठम अपठाम अपठाम। इसी प्रकार यदि चल धातु है, मान लो चल क्रिया है, चलने की क्रिया है, और मान लो मैं बोलना चाह रहा हूं गीता चलती है, तो गीता अचलत, सीता अचलत, मोहन अचलत। सिंपल है। यदि मान लो तुम चल रहे हो, तुम अपठा है ना, तो तुम अचला, तुम अहसा। इसी प्रकार मैं हंसता था, सॉरी मैं हंसता था, मैं लिखता था, इस प्रकार का कोई भी वाक्य है। सीता पढ़ती थी तो मोहन पढ़ता था, तुम पढ़ते थे तो अपठ, है ना। मैं पढ़ता था तो अहम अपठम। बिल्कुल सरल है। इस तरीके से आप करेंगे तो मैं सच बता रहा हूं, ऐसा अनुवाद तो आज तक किसी ने कभी बताया ही नहीं होगा। बस आपका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। वाक्य प्रयोग देखिए, कुछ वाक्य आपको भी दे रहा हूं मैं। आवाम अपिवाव, हम दोनों ने पिया था। आपके लिए एक उत्तर है, हम दोनों ने खाया था। सोचिए क्या होगा और उत्तर दीजिए इस अनुवाद का। इसका अनुवाद बनाइए जल्दी से हिंदी का, देखते किसका आंसर आ रहा है। अगला देखिए, युवाम अपश्यतम, तुम दोनों ने देखा था। आपके लिए एक प्रश्न दे रहा हूं, तुम दोनों ने क्या किया था, सोच के बता रहा हूं मैं भी आपको। तुम दोनों ने खाया था। देखते हैं कौन बताता है जल्दी जल्दी। अगला देखिए, सह अरक्षक, वह रक्षा करता था। सह अरक्षक, आपके लिए आंसर एक प्रश्न में दे रहा हूं, वह देखता था। देखते हैं कौन सही उत्तर देता है। ठीक है, लोट लकार बहुत आसान है, ये विधि तो हम सबको पता ही होनी चाहिए। अब यहां देखिए लोट लकार क्या होता है। आज्ञा देना, संस्कृत में जब हम किसी को आज्ञा देते हैं तो हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। यानी उस व्यक्ति को जो हमने आज्ञा दी है उसे वह काम करना ही पड़ता है भाई, चाहे फिर उसका मन हो या ना हो। लोट लकार क्या होता है, जैसे आपके मम्मी पापा कोई आपको बात बोलते ना, जाओ भैया करो, तो करना ही है, चारा नहीं है बचने का। वो सारे वाक्य लोट लकार में हैं। टीचर्स ने आपको कहा भैया जाओ आप बैठो, तो आपको बैठना ही है, कोई चारा नहीं है। तो ये होते हैं लोट लकार के वाक्य। वो रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, आपको आदेश दे रहा है, तो आदेश देना ही लोट लकार होता है। देखते हैं इसके नियम क्या है भैया। सीधी बात है, नियम इसका भी वही है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन जब है ना, प्रथम पुरुष आपको बता ही चुका हूं, मध्यम पुरुष भी क्या होता है बता चुका हूं, उत्तम पुरुष भी क्या होते हैं आपको बता चुका हूं। सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस यूज करना है। प्रथम पुरुष अर्थात त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम छोड़ के सारे शब्द। तो एवं संख्या देखनी, एक वचन है, द्विवचन या बहुवचन है। तो एक वचन मान लो शब्द है बालक। अब मैंने शब्द ले लिया पट, तो पट तो मेरी धातु है, तो धातु में क्या जोड़ूंगा, यही प्रत्यय। तो जब धातु में प्रत्यय को हम लकार कहते हैं ना, तो लोट लकार का यदि मैं प्रत्यय लगाऊंगा तो होगा पठतु, यानी राधा पठतु, राधा पढ़ो, मोहन पठतु, मोहन पढ़ो। इसी प्रकार यदि मैं आ जोड़ दूंगा, चल, तुम चला, तुम चलो, तुम पढ़, तुम पढ़ो, आनी, अहम पठानी, मैं पढ़ूं, मैं चलूं। यानी अपने लिए भी जब आदेश देते हैं ना, जब खुद के लिए कोई ऑर्डर दिया जाता है ना, तब यह पुरुष काम में आता है। यानी लोट लकार के वाक्य काम आते हैं। यानी मैं पढ़ूं, मुझे खेलना है, मुझे पढ़ना है, यानी वो आदेश वाले वाक्य जब हम खुद के लिए देते हैं तब भी प्रयोग होता है। आगे देखते हैं इसका कुछ उदाहरण हम लोग।
तो मैंने यहाँ पठ धातु लिया है, तो यहाँ वाक्य बन गया पठतु, पठताम, पठन्तु। ऐसे भी आप चल धातु लेंगे तो चलतु, चलताम, चलन्तु। हस लेंगे तो हस्तु, हस्ताम, हसन्तु। ऐसे हस, हस्तम, हसत, हसानी, हसावा, हसामा। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत सरलता से, और आप अभ्यास स्वयं भी कर लीजिए। अब बारी है कुछ वाक्यों की, कुछ वाक्य प्रयोग करते हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पे एक वाक्य बनाया है, वयम चलामा, हम सब चलें। आपके लिए एक वाक्य है, हम सब घूमे। देखते हैं, हम सब घूमे कौन बना पाता है। ठीक है, तुम नृत्य, तुम नाचो। आपके लिए एक शब्द है, तुम पढ़ो। देखते हैं कौन बनाता है। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है भाई, अनुवाद की बौछार है। ऐसी प्रैक्टिस फिर नहीं हुई होगी, बस आपका एक काम है, मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है कमेंट्स के माध्यम से, जल्दी से जल्दी। ठीक है, ललिता वदतु, ललिता बोलो, यानी ललिता बोलो। आपके लिए प्रश्न दे रहा हूं, राम बोलो। देखते हैं राम बोलो कौन बनाता है। कुछ सरल है, जैसे भी आप खुद बनाइएगा। आगे इसका वाक्य पता होने के बाद विधिलिंग लगा भैया, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट जो कि आप लोग हमेशा करते हो। रिक्वेस्ट क्या करते हो, पापा जी मुझे 10 रुपए चाहिए। अब डिपेंड है पापा पे, आपको 10 रुपए देते हैं या नहीं देते हैं। मम्मी मुझे आइसक्रीम खानी है। अब आप आदेश तो दे नहीं सकते, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। बिल्कुल, हाँ सही पहचाना। तो सारी रिक्वेस्ट वाली बातें भाई। देखो यहाँ पे ध्यान से, विधिलिंग लकार था प्रार्थना करना। संस्कृत में जब हम किसी से प्रार्थना करते हैं तो उसके लिए विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं, यानी हम किसी को वह काम करने की सलाह दे रहे हैं, इसके बाद उस व्यक्ति की इच्छा है कि उसे वह काम करना है कि नहीं। ठीक है भाई, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, डिपेंड उन पे है। इसी को तो विधिलिंग लकार कहते हैं, वरना लोट लकार ना हो जाता। क्योंकि लोट लकार में हम आदेश देते हैं जो उसे करना ही होता है, जिसका मन हो या नहीं हो। परंतु विधिलिंग लकार में फर्क है, यहाँ हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम यहाँ प्रार्थना करते हैं, भैया मान जाओ, हमें आइसक्रीम दिला दो। और डिपेंड है भैया, उसका मन करे दिला भी दे, नहीं भी दिलाए। अब आगे देखते हैं इसके प्रत्यय क्या होते हैं। नियम देखिए ध्यान से, इसके नियम है एत, एताम, एयु, एतम, एत, एयम, एव, एमा। ठीक है, ये तो हमारे लकार हो गए, विधिलिंग लकार के प्रत्यय हो गए। अब धातु प्रयोग करते हैं पठ। तो पठ में ठ हलंत है तो ए लगेगा, तो पठेत, पठेताम, पठेयु। तो बालकः पठेत, बालक को पढ़ना चाहिए। शिक्षकः वदेत, शिक्षक को बोलना चाहिए। शिक्षकः लिखेत, शिक्षक को लिखना चाहिए। इसी प्रकार अनेक वाक्य होते हैं। मोहन वदेत, मोहन को बोलना चाहिए। राधा खादेत, राधा को खाना चाहिए। राधा मधुरम या राधा नृत्येत, राधा को नाचना चाहिए। इस प्रकार से अनेक वाक्य बनते हैं। इसी प्रकार अपने लिए भी, जैसे मुझको पढ़ना चाहिए, अहम पठेयम, हम सबको पढ़ना चाहिए, वयम पठेम। इस प्रकार से हम लोग प्रयोग करेंगे। तो नियम आप अच्छे समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम लोग कुछ उदाहरणों की। देखते हैं, उदाहरण देते हैं हम लोग। मैंने यहाँ पे पठ धातु लिया, आप मेरे को कमेंट करके बताइए चल धातु और हस धातु में कैसे वाक्य बनेंगे। तो चल यदि मान लगा दे, चले, चलेताम, चलेयु, चले, चलेतम, चलेत, चलेयम, चलेवा, चलेमा। यहाँ पठ है तो आप अभ्यास अच्छे से कर लीजिएगा और सभी धातुओं का प्रत्यय के साथ प्रयोग कीजिएगा, तो आपको विधिलिंग लकार आ जाए। अब देखिए वाक्यों प्रयोग करते हैं भाई कुछ। ठीक है, और कुछ आपके लिए प्रश्न है, ध्यान सुनिए। अहम वदेयम, मुझे बोलना चाहिए। आपके लिए आंसर है मुझे हंसना चाहिए। तो आप बनाइए संस्कृत उसकी। त्वम तिष्ठा, तुम्हें बैठना चाहिए। आपके लिए एक वाक्य है, तुम्हें लिखना चाहिए। तो क्या होगा, आंसर देना जल्दी। गगना पठेत, गगन को पढ़ना चाहिए। आपके लिए आंसर है रामः लिखे, राम को लिखना चाहिए। क्या होगा, राम को लिखना चाहिए। देखते हैं कौन सही से बता पाता है उत्तर मुझे। ठीक है, तो मैं इंतजार करूंगा आपके वाक्यों का। और सभी संस्कृत प्रेमियों, संस्कृत बहुत आसान है। प्रथम भाग का अनुवाद का मुझे उम्मीद है आप लोगों को सबको समझ में आ गया। अब कुछ हॉट क्वेश्चंस हैं, कुछ विशेष प्रश्न आपके लिए। मोर नृत्य करेगा, देखते हैं इसका उत्तर कमेंट में कौन पहले लिखता है और सही लिखता है। अगला है बालक जाता है, फिर है मैं खाता हूं। ये सारे आपको जो 1 2 3 है ना, ये भरने हैं, कमेंट के माध्यम से आंसर देना है। इसी प्रकार हम दो लिखते हैं कि क्या संस्कृत होगी, हम सब पढ़ते थे कि क्या संस्कृत होगी, दो बालक हंसते हैं कि क्या संस्कृत होगी, अनेक बालक पढ़ते हैं कि क्या संस्कृत होगी, तुम पढ़ो कि क्या संस्कृत होगी, राम पढ़ना चाहिए तो उसकी संस्कृत आइए, और तुम सब खेलोगे इसकी संस्कृत आपको बनाना है। तो मेरे सभी संस्कृत प्रेमियों और सभी प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है आप इस कमेंट्स को जरूर आंसर देंगे और मैं सुनना भी चाहूंगा और देखना भी चाहूंगा। और ध्यान दीजिए, हमारे चैनल का एक छोटा सा उद्देश्य है, आप फटाफट जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं सिखा रहा हूँ, फटाफट कीबोर्ड निकालिए और टाइप करके कमेंट कर दीजिए। और उम्मीद है मुझे आपको सभी वीडियोस
जो आपके लिए बनाई जा रही है, बड़ी परिश्रम की जा रही है, आपको पसंद आते होंगे। यदि पसंद आते हैं तो एक बार लाइक भी जरूर कर दिया कीजिए। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, नोटबुक रखना है और कीबोर्ड पर टाइप करना है, हर अच्छी चीजों को आपको पॉइंट जरूर करना है। तो आशा है आपने इतना महत्वपूर्ण समय दिया होगा, तो आपको ये अनुवाद का भाग समझ में आ गया है। और अच्छे से यदि समझ में आ गए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट जरूर देना है, क्योंकि उससे मुझे ही पता लगता है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।